Jai Hind to all of you. How are you all? I hope you all are doing well. So today we start with our next chapter, that is chemical bonding and molecular structure. So most of the part of a chemical bonding you have studied in class 10th. What are the chemical bond, how they are formed, and types of chemical bond. So in this class we are going to go through some details of this chemical bonding. So all of you very well aware about that matter is made up of a different type of elements. डिफरेंट मैटर इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स. और उस एलिमेंट्स में क्या होगा, अगर वो एलिमेंट्स, अब उन एलिमेंट्स के एटम्स या तो वो एग्जिस्ट करते हैं, फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ द एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट. So we can say only noble gases can exist in the free state, like helium, neon, argon. These are the noble gases. ये किस में exist करती हैं? फ्री स्टेट में. फाइन. लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन करके ही आप कह सकते हैं ओनली एग्जिस्ट व्हेन दे कंबाइन. जैसे हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन गैस की हाइड्रोजन या तो अपने सेम एटम के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएगी, या किसी और के साथ कंबाइन करके उस कंपाउंड को फॉर्म करेगी या उसका मॉलिक्यूल फॉर्म करेगी. तो सिर्फ नोबल गैसेस क्या है, दे एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट. ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स और एटम ऑफ द एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट. सो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए दे हैव, यू कैन से, उनके बीच में कोई ना कोई क्या होगा, बॉन्ड होगा, एंड दैट बॉन्ड इज योर केमिकल बॉन्ड. सो केमिकल बॉन्ड होता क्या है, अगर हम इसे डिफाइन करें तो केमिकल बॉन्ड मीन्स which hold the atoms or ions together. यही हम डिफाइन करेंगे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है. जैसे ये आपके एटम है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कोई ना कोई बॉन्ड होगा, चाहे वो आयनिक हो या कोवलेंट हो, बट इट इज अ केमिकल बॉन्ड. ऐसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड हो, चाहे ये आयनिक है या कोवलेंट है, ये किसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे, इनके आयंस के बेसिस पर. लेकिन इनमें एग्जिस्ट क्या कर रहा है, देयर इज द बॉन्ड दैट इज जो इन आयंस को या एटम्स को क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है, दैट इज द केमिकल बॉन्ड. फाइन. अब केमिकल बॉन्ड के आगे जब स्टडी हुई तो केमिकल बॉन्ड में बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आई, मॉलिक्यूलर थ्योरी आई, वीबीटी थ्योरी आई, वेस्पर थ्योरी आई, जो कहीं ना कहीं एटम के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है. राइट. अब इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ना है दैट इज कोसेल एंड लुईस अप्रोच. नाउ दिस कोसेल एंड लुईस अप्रोच है क्या, ये एक्चुअली दीज आर द टू पर्सन्स, कोसेल एंड लुईस. Now these two persons which work together, and they you can say they give the electronic theory of an covalent bond, chemical bond ki they give the electronic theory, then they give the, you can say, Coastal give the facts of chemical bonding, then Lewis give the Lewis structures, Lewis symbols. तो बहुत सारी इन्होंने क्या करी, ऐसे ही मिलकर क्या है, एक कैन से they grab the success in the field of this chemical bonding. सो जो फर्स्ट इनकी अप्रोच थी वो रिलेटेड थी विद द ऑक्टेट ग्रुप. अकॉर्डिंग टू लुईस के अकॉर्डिंग क्या था, ऑक्टेट मीन्स कि जैसे क्यूब के अंदर क्या होगा, 8 कॉर्नर्स क्या हैं, दे आर ग्रैब बाय द एटम्स. ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो यही लुईस का था कि कोई भी एलिमेंट अगर अपने आप को या तो बाय गेनिंग या बाय लूजिंग या बाय शेयरिंग क्या करता है, दे गोइंग टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन. दे अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, यानी कि वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है इनमें से किसी भी मेथड से कि वो क्या करे, दे अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन. वाई द नोबल गैस कन्फिग्रेशन? only to attain the stability. सिर्फ स्टेबल होने के लिए
दे आर गोइंग टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. सो इसी के बिहाफ पे लुईस ने जो पोस्टुलेट दिया, द पोस्टुलेट इज दैट कि जो एटम है दे अचीव द स्टेबल ऑक्टेट. क्या था इसका पोस्टुलेट कि द एटम अचीव स्टेबल ऑक्टेट बाय केमिकल बॉन्डिंग. यानी कि केमिकल बॉन्डिंग से ये क्या कर सकते हैं, दे अचीव द स्टेबल ऑक्टेट. और वो कैसे कैसे, बाय गेनिंग, बाय लूजिंग और बाय शेयरिंग. तो ये एक अजप्शन थी इसकी लुईस की जो उसने ऑक्टेट रूल के बिहाफ पर दी. ठीक है. अब लुईस का फर्दर अगर देखा जाए तो लुईस के स्ट्रक्चर्स आए. लुईस के स्ट्रक्चर्स क्या थे, द लुईस स्ट्रक्चर्स विच इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. अगर हम किसी भी लुईस स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, तो सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1. देन मैग्नीशियम वैलेंस शेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें वैलेंस शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन की बात करें वैलेंस शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन. सो ऑल दीज आर द लुईस स्ट्रक्चर्स. ये क्या है, सारे के सारे लुईस स्ट्रक्चर्स, सॉरी नॉट लुईस स्ट्रक्चर, लुईस सिंबल्स. स्ट्रक्चर्स तो हम फॉर्म करेंगे, दीज आर द लुईस सिंबल्स. ठीक है. अब ये लुईस सिंबल्स क्या हमें इंडिकेट करते हैं, दे ओनली indicate the number of valence electrons which present in the outermost shell. ठीक. अब लुईस सिंबल्स की इसके सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस भी इसका यही है कि हमें ये क्या क्या बताता है. एक तो ये हमें बताता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. ठीक है. दूसरा ये हमें बताता है ग्रुप वैलेंसी के बारे में. ग्रुप वैलेंसी के बारे में. ग्रुप वैलेंसी कैसे पता चलती है, फॉर एग्जांपल कार्बन की वैलेंस शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स. दे हैविंग द 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. तो अगर हम पूछे तो कार्बन की जो ग्रुप वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 4 इज द ग्रुप वैलेंसी ऑफ कार्बन. ठीक है. ऐसे अगर सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1. तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप वैलेंसी क्या हो जाएगी सोडियम की, 1. तो 2 सिग्निफिकेंस थे सिर्फ लुईस स्ट्रक्चर्स के. एक तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है और दूसरा ये ग्रुप की वैलेंसी के बारे में इंडिकेट करता है. ठीक. अब आगे इसी अप्रोच को करते करते जो गॉसल ने कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग. गॉसेल्स फैक्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. अब उसने क्या क्या फैक्ट्स दिए. सबसे पहला फैक्ट था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से थे, मोस्टली आपकी नॉन मेटल्स, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन सी थी, मेटल्स. ज़्यादातर ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पे भी क्या होती है, वैलिड होती है. ठीक है. क्योंकि जब आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आ जाते हैं. तो जो आपका केमिकल बॉन्डिंग है ज़्यादातर वो एस और पी पर ही क्या होता है, वैलिड. ठीक है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी कि नॉन मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि मेटल, और इनको सेपरेट कौन करता है, दे आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस. अब नोबल गैस कैसे सेपरेट कर दिए इन्हें. नोबल गैस क्या है, स्टेबल, मीन्स जिसमें ऑक्टेट क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड. ठीक है. लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर द नेगेटिव आयंस और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस. तो यानी कि ये बाय लूजिंग और ये बाय गेनिंग अपने आप को कहीं ना कहीं नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेन करने की कोशिश करती है. दैट्स वाई जो पहला फैक्ट था केमिकल बॉन्डिंग का वो यही था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को कौन सेपरेट कर रहा है, नोबल गैसेस. ठीक है. उसके बाद जो सेकेंड अप्रोच थी
दैट द जो नेगेटिव आयन है वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं और पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म्ड होते हैं। तो सेकेंड अप्रोच क्या थी कि जो नेगेटिव आयन हैं वो फॉर्म्ड होते हैं फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो पॉजिटिव आयंस हैं दे आर पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, दिस इज द सेकेंड अप्रोच ऑफ द कॉसल फैक्ट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। देन द थर्ड वन इज कि all the elements they are going to attain the noble gas configuration except helium। helium भी क्या है, helium having the duplet। duplet means इसके outermost shell में क्या है, 2 electrons होते हैं। तो some elements also going to attain this duplet noble gas configuration। fine, so these are the 3 और and then last you can say कि last approach क्या थी इसमें कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं you can say negative and positive ions। Ions have force of, or you can say electrostatic force of attraction। electrostatic force of attraction। इसका मतलब कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है जब भी वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे या जब भी वो बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे बाय लूजिंग और बाय गेनिंग, तो उनमें जो फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो फर्स्ट जो फैक्ट था वो ये था कि नोबल गैस इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव को सेपरेट करती है। सेकेंड था कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग। देन थर्ड था कि सारे क्या करते हैं, सब एलिमेंट्स दे आर गोइंग टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इवन हीलियम हैविंग अ डुप्लेट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सो द एलिमेंट हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू अटेन दिस कॉन्फिगरेशन। इवन लिथियम भी क्या करता है, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो दे आल्सो गोइंग टू अटेन द हीलियम लाइक कॉन्फिगरेशन। हीलियम की तरह वो स्टेबल हो जाता है बाय हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। ठीक है, सो ऐसे ही फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन है दे हैविंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिव राइज टू द बॉन्ड विच इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो व्हाट आर द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकल के आया इस अप्रोच से कि दे गिव द 2 टाइप ऑफ बॉन्डिंग। दे गिव द 2 टाइप ऑफ केमिकल bonding। One is electrovalent and second is covalent। ठीक है, so electrovalent bonds क्या होंगे, the bonds which are formed by the electrostatic force of attraction between the positive and negative ion। ये कौन से bond थे, the bonds which is formed by force of not force of attraction, which is formed by electrostatic force of attraction between positive and negative ions। Right, that are the electrovalent bonds। For example, अगर हम किसी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हम देखें सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या है, इट इज़ अ पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड इज अ नेगेटिव आयन, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कर देता है, लूज कर देता है। और क्लोरीन के पास क्या रहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन टू फॉर्म दिस सोडियम क्लोराइड। सो जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है विच इज फॉर्म बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, और ज़्यादातर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, द बॉन्ड विच एग्जिस्ट बिटवीन द मेटल्स। ठीक है, उसके बाद है कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of an element।
जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइन। तो ऐसे ही अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूँ कि HCl, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। कैसे? क्योंकि क्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी है, इट इज़ ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब हाइड्रोजन के पास तो क्या है, ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एक तरह से ये अपनी शेल को भी क्या करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, और हाइड्रोजन अपने को कंप्लीट करेगा, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो दो तरह के केमिकल बॉन्ड जो कॉसल-लुईस स्ट्रक्चर स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड आए, दैट इज़ द इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट बॉन्ड, फाइन। आगे आपने कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ज़्यादा डिटेल में करवाने की ज़रूरत मुझे है नहीं। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। सो दिस इज अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स के बाद अगर हम ऑक्टेट रूल की ही बात करें कि ऑक्टेट ये तो था कोवेलेंट बॉन्ड्स कब की, किस तरह से वो बॉन्ड्स फॉर्म हुए। उसके बाद आते हैं आपके इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड तो आपको पता चल गया कि बाय शेयरिंग है, और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स यानी कि जिन्हें हम आयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं, क्योंकि ये आयंस के बीच में फॉर्म्ड होते हैं, और इन्हें हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। अब आयनिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं, बाय गेनिंग और बाय गेनिंग और बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन बॉन्ड्स के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर 3 एनर्जीज play a very significant role. First is your ionization and enthalpy. Second is electron gain enthalpy. And third one is new to new, that is the lattice enthalpy. Fine. जब भी कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो दीज 3 हैव प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी जो आपने पढ़ी थी कि कोई भी मेटल एटम गैसियस स्टेट में, गैसियस ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द गैसियस आयन। तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी वर्क करती है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, यहाँ पे एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये कैसी होती है, डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव इन नेचर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इसमें भी क्या था कि जो मेटल आयन है या नॉन मेटल आयन है, नॉन मेटल है, अपनी गैसियस स्टेट में, द नॉन मेटल एलिमेंट इन द गैसियस स्टेट दे हैव टू गेन द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एनायन। और यहाँ पे डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि दे रिलीज द एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ऐड इन इट। ठीक है। तो यहाँ से क्या था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक। अब लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, लैटिस एंथैल्पी एग्जिस्ट करती है इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स या फिर लैटिस या क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं इसको हम, क्रिस्टल लैटिस, इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस ज़्यादातर एग्जिस्ट कहाँ करता है, इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड मेटल्स, क्योंकि मेटल्स में क्या होते हैं, आयंस बहुत कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं।
तो जब वो कम्पैक्टली अरेंज होंगे तो उनको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और उन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या उनको क्रिस्टलाइन लैटिस भी बोल दिया जाता है। अब लैटिस एंथैल्पी होती क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when one mole of substance is formed। अब एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया कि जो लैटिस एंथैल्पी है या लैटिस एनर्जी भी बोलेंगे, कहाँ एग्जिस्ट करेगी? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आयनिक स्ट्रक्चर्स के अंदर या सॉलिड मेटल्स के अंदर, ठीक है। आयनिक स्ट्रक्चर्स जहाँ के जिसमें दोनों आयंस प्रेजेंट होंगे, जैसे हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लें, तो सोडियम क्लोराइड का अगर हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ एन वास्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? सोडियम के आयंस होंगे और क्लोरीन के आयंस होंगे, जो एक आयनिक बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या होंगे? फॉर्म्ड होंगे। लेकिन ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या ये 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कैसे होगा? तो उसके लिए जो एनर्जी निकलती है उसको फॉर्म करने के लिए, दैट इज़ योर लैटिस एनर्जी। क्लियर है? और let me explain with the or example. For example, if A क्या है आपका? एक मेटल आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन, और ये रिएक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज आयन के साथ, तो दोनों क्या हो गए आपके आयंस? पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये रिएक्ट करके फॉर्म करेंगे AB, तो ये जो सब्सटेंस फॉर्म होगी, अब ये भी क्या होंगे? अपने गैसियस स्टेट में ही क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। सो अब जब दो आयंस कंबाइन करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा H नेगेटिव होगा। जो एनर्जी रिलीज करेगी, जो एंथैल्पी रिलीज करेगी, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ, अब ये कितने 1 मोल की सब्सटेंस फॉर्म हुई है? व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर आयंस, फ्रॉम their ions in gaseous state। दोनों आयंस किस में है? गैसियस स्टेट में है। दोनों क्या कर रहे हैं? कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इन एनर्जीज को कंबाइन करने में, इन आयंस को कंबाइन करने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी? लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी, जो कि हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। इसे आप अपनी NCERT से भी एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड के अंदर हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। सो थर्ड वन जो लैटिस एंथैल्पी थी वो क्या थी? कि कितने अमाउंट की एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है जब आयंस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है जो आपकी लैटिस एनर्जी, एक तो साइज ऑफ आयन के ऊपर और दूसरा है चार्ज ऑफ आयन के ऊपर। साइज ऑफ आयन की बात करें, साइज ऑफ आयन जितना स्मॉलर साइज होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, ठीक है। अगर साइज आयन का छोटा होगा तो उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी क्या होगा? छोटा होगा। जैसे अगर ये 2 आयन हमने लिए, ठीक है, 2 आयन है, स्मॉल साइज है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस छोटा होगा। लार्ज आयंस लिए हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ा होगा। तो जितना स्मॉलर साइज ऑफ आयन होगा उतनी ही उसकी हम कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी भी क्या होगी? लैटिस एनर्जी इज हाई। हाई लैटिस एनर्जी का मतलब कि उतना ही स्ट्रॉन्ग लैटिस बॉन्ड उनके अंदर एग्जिस्ट करेगा। और ऐसे ही चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन ज़्यादा होगा उतनी ही लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना ही बॉन्ड क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, फाइन। अब हम ऑक्टेट रूल की बात करें
ऑक्टेट रूल जो कि कहाँ से आया, इसको अगेन लुईस एंड कोल्सन 1960 में क्या करा, इस रूल को दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करा। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब वो क्या थी, ऑक्टेट रूल क्या था कि दैट एलिमेंट्स लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन टू अटेन और टू अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब इसकी कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशंस क्या थी, पहली लिमिटेशन तो इसकी ये थी कि ये जो थ्योरी थी ये सारी एक यूनिवर्सल थ्योरी नहीं कह सकते, ये यूनिवर्सल रूल नहीं था। इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल मतलब ये हर मॉलिक्यूल या हर कंपाउंड के ऊपर ये वैलिड नहीं था। जैसे अगर हम फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट जो इसका लिमिटेशन थी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिसमें जो सेंट्रल एटम है दे हैविंग द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो यू कैन सी इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम्स। सबसे पहले ये लिमिटेशन थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ बोरोन ट्राइक्लोराइड। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के पास कितने होते हैं 7। फाइन। तो यहाँ पे जब ये बोरोन इसमें बॉन्ड बना रहा है, आप देखो इस बॉन्ड में इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 6 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ऑक्टेट रूल क्या था, ऑक्टेट रूल था फॉर 8 इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। लेकिन यहाँ बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। तो दैट्स वाई ये क्या है, सब पे वैलिड नहीं था। ऐसे ही एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इस पे भी ये वैलिड नहीं था। तो बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। देन सेकंड जो इसकी लिमिटेशन थी कि बहुत से जब बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स क्या थे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, ऑड है। फॉर एग्जांपल अगर हम NO का स्ट्रक्चर देखें तो NO के अंदर क्या था, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 3 और यहाँ पर कितने थे 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब यहाँ पे जो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर करे, शेयर मतलब जहाँ पे जब बॉन्ड फॉर्म हुआ, क्योंकि अभी हम लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग देयर यू कैन से एग्जाम्पल्स कि NO के अंदर जब डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक। अब यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ऑक्सीजन तो कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रही है कि नाइट्रोजन के पास कितने हैं 7।